नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इस चैप्टर का छठा क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करते हैं। श्री राम निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं। मकान संपत्ति से आय आकलित यानी कि कैलकुलेशन करके कंप्यूटेड करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दी है 2,80,000 रुपए की। व्यक्तिगत व्यापार से लाभ हुए हैं 25,000 रुपए के। व्यक्तियों के संघ से लाभ का भाग, व्यक्तियों के संघ ने कर का भुगतान नहीं किया गया। व्यक्तियों के संघ ने अगर कर का भुगतान कर दिया होता तो व्यक्तियों के संघ से जो लाभ का भाग होता वो करदाता के लिए करमुक्त होता, श्री राम के लिए करमुक्त होता। लेकिन व्यक्तियों के संघ ने कर का भुगतान नहीं किया है तो व्यक्तियों के संघ से जो लाभ का भाग है 5,000 रुपए वो इनकी व्यापार की आय मानी जाएगी। अल्पकालीन पूंजी लाभ हुए हैं 46,000 रुपए के। भवन के विक्रय से दीर्घकालीन पूंजी लाभ है 17,000 का। अंशों के विक्रय पर दीर्घकालीन पूंजी हानि है 14,000 रुपए की। भारतीय कंपनी के अंशों पर लाभांश 10,000 रुपए। भारतीय कंपनी के अंशों पर लाभांश प्राप्त हुआ है और ऐसा लाभांश कर मुक्त होता है। सट्टे के लाभ हुए हैं 8,000 रुपए के। पिछले कर निर्धारण वर्ष से आगे लाए कुछ हानियों को आगे लाया गया है, जिनमें व्यापारिक हानि है 40,000 रुपए की जिसको आगे लाया गया है। सट्टे की हानि है 15,000 रुपए की। सट्टे की हानि को केवल सट्टे के लाभों से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। कर निर्धारण वर्ष 2013-14 की दीर्घकालीन पूंजी हानि है 13,000 रुपए की। तो कर जो दीर्घकालीन पूंजी हानि है उसको भी आगे ले जाकर केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही पूर्ति की जा सकती है। तो इस हानि की पूर्ति केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही की जाएगी इस वर्ष। कर निर्धारण वर्ष 2011-12 की दीर्घकालीन पूंजी हानि है 7,000 रुपए। तो दीर्घकालीन पूंजी हानि को केवल अगले 8 वर्षों तक आगे ले जाया जा सकता है। तो जो कर निर्धारण वर्ष 2011-12 की दीर्घकालीन पूंजी हानि है इसकी अवधि समाप्त हो गई है। कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के बाद कर निर्धारण वर्ष 2020-21 तक 9वां वर्ष चल रहा है। कर निर्धारण 19-20 में ही इसके 8 वर्ष समाप्त हो गए थे, इसको आगे ले जाने की अवधि समाप्त हो गई है। तो कर निर्धारण वर्ष 2011-12 की दीर्घकालीन पूंजी हानि 7,000 रुपए है। इसकी पूर्ति अब आगे नहीं की जा सकती। तो उसकी सकल कुल आय की गणना कीजिए। श्री राम की सकल कुल आय की हमको गणना करनी है इन सूचनाओं के विवरणों के आधार पर। छठा क्वेश्चन है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री राम फॉर द assessment year 2020-21। अमाउंट पर्टिकुलर्स। तो पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। तो श्री राम की वेतन से आय नहीं है इस वर्ष। दूसरा है मकान संपत्ति से आय। तो 2,80,000 रुपए की मकान संपत्ति से आय है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 2,80,000 रुपए की। और व्यापार से इनको लाभ हुआ है, दीर्घकालीन पूंजी हानि हुई है, पिछले वर्षों की हानि को आगे लाया गया है। तो इस प्रकार से मकान संपत्ति से आय में से किसी भी हानि को सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, किसी भी हानि की पूर्ति यहाँ पर नहीं की जाएगी, क्योंकि इस वर्ष जो इनको हानि हुई है वो एक तो दीर्घकालीन पूंजी हानि हुई है 6 नंबर पॉइंट में। अंशों के विक्रय पर दीर्घकालीन पूंजी हानि है। तो दीर्घकालीन पूंजी हानि को केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही सेट ऑफ किया जाता है। और फिर कुछ हानियों को आगे लाया गया है। तो जो व्यापारिक हानि है या फिर जो दीर्घकालीन पूंजी हानि है उनको केवल उसी शीर्षक की आय से ही उनको सेट ऑफ किया जाएगा। इसलिए जो हाउस प्रॉपर्टी से जो इनको इनकम हुई है 2,80,000 रुपए की, ये कंप्यूटेड है। तो ये 2,80,000 रुपए की इनकी आय सकल कुल आय में शामिल कर लिया जाएगा। इस आय में से किसी अन्य हानि की पूर्ति नहीं की जाएगी। दूसरा, इसके बाद शीर्षक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बाद शीर्षक है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार अथवा पेशे से आय। तो व्यापार अथवा पेशे से आय में हम देखते हैं कि एक तो व्यक्तिगत व्यापार से लाभ हुआ है, दूसरा व्यक्तियों के संघ से लाभ हुआ है और सट्टे का लाभ भी हुआ है। तो दो प्रकार के व्यवसाय किए जा रहे हैं, एक तो सट्टे का व्यवसाय भी किया जाता है
और एक व्यक्तिगत व्यवसाय भी किया जा रहा है। तो जो पर्सनल बिजनेस है, इनकम फ्रॉम पर्सनल बिजनेस, ये सामान्य व्यवसाय है। तो इनको जो पर्सनल बिजनेस से आय हुई है वो हुई है 25,000 रुपये की। व्यक्तिगत व्यापार से इनको 25,000 रुपये का लाभ हुआ है। और इसमें ऐड कर दिया जाएगा जो लाभ में हिस्सा प्राप्त हुआ है इनको, इसको ऐड कर दिया जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एन एओपी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एन एओपी। जो व्यक्तियों के संघ से इनको लाभों में जो हिस्सा प्राप्त हुआ है वो इनके लिए अब कर योग्य होगा, क्योंकि व्यक्तियों के संघ ने लाभों पर कर नहीं चुकाया था, तो लाभ के हिस्से पर कर श्री राम को, करदाता को चुकाना पड़ेगा। तो ये इनकी व्यवसाय की आय मानी जाएगी और इनको जो लाभों में हिस्सा प्राप्त हुआ है वो हुआ है 5,000 रुपये का। तो इनकी व्यवसाय की आय हुई है कुल मिलाकर इस वर्ष 30,000 रुपये की, सामान्य व्यवसाय की आय। और इसमें से व्यवसाय की हानि को घटा दिया जाएगा। जो व्यक्तिगत जो 9वें पॉइंट में पिछले कर निर्धारण वर्ष से आगे लाए, जिस व्यापारिक हानि को आगे लाया गया था 40,000 रुपये की, इसको अब यहां पर सेट ऑफ कर दिया जाएगा, लेस सेट ऑफ कर दिया जाएगा। जो व्यापारिक हानि आगे लाई गई है पिछले वर्ष से 40,000 रुपये की, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस सेट ऑफ, आगे लाई गई व्यवसायिक हानि को सेट ऑफ कर दिया जाएगा। तो 40,000 रुपये की व्यवसायिक हानि को आगे लाया गया है, जिसमें से 30,000 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे, और 10,000 रुपये की बिजनेस लॉस को आगे ले जाया जाएगा। तो 30,000 रुपये के सामान्य व्यवसाय से इस वर्ष आय हुई थी, जिसमें से 40,000 रुपये की व्यापारिक हानि को हमने सेट ऑफ किया। 40,000 रुपये की व्यापारिक हानि आगे लाई गई थी, जिसको सेट ऑफ किया, लेकिन पूरी सेट ऑफ नहीं हो पाई, तो 10,000 रुपये की व्यवसायिक हानि को और आगे ले जाया जाएगा। अब सट्टे के व्यवसाय से लाभ हुआ है, सट्टे के लाभ हुए हैं 8,000 रुपये के, 8,000 रुपये के स्पेकुलेशन प्रॉफिट्स हुए हैं। प्रॉफिट्स फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, 8,000 के लाभ हुए हैं। और इन लाभों में से सट्टे की हानि जो आगे लाई गई है उसको सेट ऑफ किया जाएगा। अगर सट्टे की हानि आगे लाई जाती है तो इसको सट्टे के व्यापार के लाभों में से ही एडजस्ट किया जाता है। तो ब्रॉट फॉरवर्ड स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस सेट ऑफ। तो 15,000 रुपये की सट्टे की हानि को आगे लाया गया और 8,000 रुपये के सट्टे के लाभ हुए हैं इस वर्ष। तो 8,000 रुपये की सट्टे के व्यवसाय की हानि को एडजस्ट कर दिया जाएगा और बाकी बची 7,000 रुपये की सट्टे के व्यवसाय की हानि को आगे ले जाया जाएगा। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड। तो बाकी बचे 7,000 रुपये की सट्टे की हानि को फिर से आगे ले जाया जाएगा। अब अगला शीर्षक है कैपिटल गेन। अगला शीर्षक है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में एक बार जगह की कमी के कारण हम यहां लिख लेते हैं अगले शीर्षक को। अगला शीर्षक है कैपिटल गेन पूंजी लाभ। तो पूंजी लाभों में अगर देखें तो एक तो अल्पकालीन पूंजी लाभ हुआ है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ भी हुआ है और दीर्घकालीन पूंजी हानि भी है इस वर्ष, और दीर्घकालीन पूंजी हानि आगे भी लाई गई है। तो दीर्घकालीन पूंजी हानि को अल्पकालीन पूंजी लाभों में से
सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। अल्पकालीन पूंजी लाभों में से दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं उनमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो यहां पर अल्पकालीन पूंजी लाभ है 46,000 रुपए के। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 46,000 के, जिसको सकल कुल आय में शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि अल्पकालीन पूंजी लाभों में से दीर्घकालीन पूंजी हानि को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। भवन के विक्रय से दीर्घकालीन पूंजी लाभ, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हैं 17,000 रुपए के। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। भवन के विक्रय से दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुए हैं 17,000 रुपए के। इन 17,000 रुपए के पूंजी लाभों में से, दीर्घकालीन पूंजी लाभों में से दीर्घकालीन पूंजी हानि है जो अंशों के विक्रय पर, उसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स सेट ऑफ। तो 14,000 रुपए की जो दीर्घकालीन पूंजी हानि हुई है अंशों के विक्रय से, उसको सेट ऑफ कर दिया जाएगा। शेष जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ हैं वो हैं 3,000 रुपए के, और इसमें से जो कर निर्धारण वर्ष 2013-14 की दीर्घकालीन पूंजी हानि आगे लाई गई है 13,000 रुपए की, उसको सेट ऑफ किया जाएगा। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेज फॉर असेसमेंट ईयर 2013-14। 13,000 रुपए की हानि को आगे लाया गया है, लेकिन 3,000 रुपए के ही दीर्घकालीन पूंजी लाभ शेष रहे, तो केवल 3,000 रुपए की पूंजी हानि को ही सेट ऑफ किया जा सकता है 13,000 में से, और बाकी बची 10,000 रुपए की दीर्घकालीन पूंजी हानि को फिर से आगे ले जाया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरिड फॉरवर्ड। तो 13,000 रुपए की पूंजी हानि आगे लाई गई थी, दीर्घकालीन पूंजी हानि, जिसमें से केवल 3,000 रुपए के पूंजी लाभों को एडजस्ट किया जा सका, और बाकी बची 10,000 रुपए की पूंजी हानि को फिर से आगे ले जाया जाएगा। और अगला हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें किसी प्रकार की आय को शामिल नहीं किया जाएगा। 7वां पॉइंट दिया गया है भारतीय कंपनी के अंशों पर लाभांश, लेकिन भारतीय कंपनी के अंशों पर लाभांश कर मुक्त होते हैं, इसलिए करदाता की, श्री राम की, इस वर्ष अन्य साधनों से कोई आय नहीं है। तो इस प्रकार से जो टोटल इनकम है, ग्रोस टोटल इनकम 2,80,000 रुपये मकान संपत्ति से आए, और 46,000 रुपये जो है अल्पकालीन पूंजी लाभ हुए हैं। तो सकल कुल आय कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए है 3,26,000 रुपये। 3,26,000 रुपये ग्रोस टोटल इनकम है 2020-21 के लिए करदाता श्री राम की। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता